नए वर्ष 2025 में मैं अपने अनुशीलन मंडल चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स, श्रोताओं और लाइकर्स का स्वागत करते हैं और इस नए साल में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम एक बहुत ही व्यावहारिक, जीवन के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहेंगे, जो नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है। जो कानून के छात्र हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन और इसके साथ साथ सभी नागरिकों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, यहाँ तक कि साधारण व्यक्तियों के लिए भी, आम आदमी के लिए इन अधिकारों के प्रति जागरूक होना उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह विषय है मानवाधिकारों का उद्भव और विकास। कुछ प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में, यूजीसी के नेट में मानवाधिकार एक अलग सब्जेक्ट के रूप में भी रखा गया है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने, श्रोताओं ने यह अनुरोध किया है कि मानवाधिकारों पर एक संक्षिप्त परिचर्चा, उसकी आउटलाइंस, उसका उद्भव कैसे हुआ, ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ और सार्वभौम मानवाधिकार क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, इस विषय पर अनुरोध किया था। तो मैं समझता हूं कि इस विषय पर हमें 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आज केवल चर्चा करेंगे कि मानवाधिकारों के उद्भव और विकास की कहानी क्या है, उसकी परिचर्चा क्या है, ये प्रारंभ कहाँ से होता है। मानवाधिकार हम सभी लोग जानते हैं कि अति आधुनिक कंसेप्ट है, अवधारणा है। सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ और 1945 में विश्व में अशांति और विश्व युद्ध की जो विभीषिका है, इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी था कि सार्वभौम मानवाधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। तो ह्यूमन राइट्स वह अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो चाहे अपराधी हो चाहे आतंकवादी हो, उन सब लोगों को ये अधिकार बीइंग ह्यूमन प्राप्त हुए हैं। मनुष्य होने के कारण ये अधिकार इसलिए हुए हैं कि एक मनुष्य, तो चाहे वो मनुष्य स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, उनको ये अधिकार दिए गए हैं। इस संदर्भ में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो घटनाक्रम था, उसमें यहूदियों को बहुत ही प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, मारा गया और नाजियों के ऊपर न्यूरमबर्ग ट्रायल केस 1946 में लागू किया गया और जो अपराधी थे, जिनके खिलाफ अपराध किया गया, और उन नाजियों को दंडित करने के उद्देश्य से एक मुकदमा चलाया गया, जिसे न्यूरमबर्ग ट्रायल केस के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ। उद्भव कैसे हुए, विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम मूल चर्चा पर आते हैं। यह अवधारणा पश्चिम से आई। यद्यपि हर एक देश में मानव मात्र के प्रति मानवाधिकार, मनुष्य के प्रति करुणा, दया का भाव सारी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट इसका था, हम इसको पश्चिमी ग्रीक विचारधारा से लेते हैं, जो पॉलिटिकल थाट
सोशियोलॉजी या फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, वो नाम सुनोगे प्रोटागोरस का। प्रोटागोरस प्राचीन ग्रीक के, यानी ये सुकरात के पूर्व भी थे, एक सोफिस्ट थे। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है जिसको ग्रीक भाषा में क्या गया, होमो मेंसूरा। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन किया गया है मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग, या अर्थात मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड है। हर एक वस्तु के केंद्र में सोफिस्टों ने मनुष्य को रखा और यह धारणा विकसित हुई कि मनुष्य इस सृष्टि का सिरमौर है। तो मानवाधिकार की बात तो वहां नहीं आई, लेकिन बीज रूप में मनुष्य के महत्व को वहां स्थापित किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं तो प्लेटो ने नैतिक आचरण, मॉरल कंडक्ट के स्टैंडर्ड के रूप में, मानदंड के रूप में सार्वभौमिक नियमों को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य कि चाहे वो ग्रीक के नागरिक हों, स्वदेशी हों, या नॉन ग्रीक विदेशी हों, उनके आचरण का मूल्यांकन करने के लिए एक सार्वभौमिक मानदंड होना चाहिए। सार्वभौमिकता का विवेचन, सार्वभौमिकता की वकालत प्लेटो ने भी किया और आगे चलकर अरस्तु ने भी किया। अरस्तु ने प्राकृतिक न्याय सिद्धांत को नैतिक माना और ये कहा कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत साधारण नागरिकों और अपराधियों दोनों के समान रूप से होना चाहिए। कहने के तात्पर्य कोई अपराधी भी है तो उसे उसकी बात, अगर किसी के ऊपर आपराधिक मामले का अभियोग है तो उसकी बात, उसका पक्ष सुनने के लिए हमें नियम बनाना चाहिए और ये नैतिक है। प्राकृतिक न्याय भी एक नैतिक सिद्धांत है। इसका और स्पष्ट रूप आता है, सिसरो का एक नाम है, ईसा पूर्व में हुए थे, उनकी किताब है द लॉज। उसमें उन्होंने ये कहा कि सार्वभौमिक मानवाधिकार किसी भी कस्टमरी लॉ, परंपरागत और प्रथाओं पर आधारित कानून से ऊपर होते हैं। मध्यकालीन दार्शनिक संत थॉमस एक्विनास ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार दैवी है। प्राकृतिक अधिकारों की रूट्स, फाउंडेशंस डिवाइन लॉ में है, दैवी कानूनों में। तो मेरे कहने का आशय केवल ये रहा कि ये तो हमने प्राचीन ग्रीक विचारकों की बात किया कि उसमें स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन बीज रूप में मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता का भाव निहित है। इन अधिकारों का जो और विकसित स्वरूप आता है वो 17वीं 18वीं शताब्दी के विचारकों में आता है। इसमें कई सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर सिद्धांत आया थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। हिंदी में क्या कहेंगे, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। कहने का कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अनिवार्य हैं, जन्मजात हैं। जो दार्शनिक प्रायः सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा के सिद्धांत को मानते हैं, वह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख नाम है लॉक का, जॉन लॉक। लॉक ने कहा कि 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, जन्मजात अधिकार है, जन्म इन्नेट नहीं, बाई बर्थ है। पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव। हमें जीने का अधिकार हमारा बाई बर्थ है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है, राइट टू लिबर्टी, और तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। यानी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, यह राज्य की कृपा पर निर्भर नहीं है, ये हमारे जन्मजात मानव मात्र के जन्मजात अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में आप देखेंगे कि मानवाधिकार निहित है। आगे चलकर इन्हीं यही ह्यूमन राइट्स में भी आते हैं, इनकी ओरिजिन जो होती है। लेकिन दूसरा एक अधिकार है लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स, अधिकारों का विधिक सिद्धांत या कानूनी सिद्धांत। जेरेमी बेंथम इसके समर्थक हैं।
लेकिन बेंथम ये कहते हैं कि मनुष्य के कोई भी प्राकृतिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। वह राज्य की मान्यताओं पर, राज्य की कृपा पर निर्भर है। वह अधिकार ही अधिकार माने जाते हैं जिनको राज्य मान्यता दे। बेंथम के इस बात को हेराल्ड लास्की जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया, और एक तीसरी थियोरी आई जिसको एडमंड बर्क ने दिया, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स या ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ राइट्स। बर्क का कहना है कि अधिकारों का जो विकास है, अधिकारों की जो उत्पत्ति है, वो कुछ रूढ़ियों से, प्रथाओं से, कस्टम्स से, कन्वेंशंस से, ट्रेडिशंस पर आधारित हैं। परंपराओं पर, रीति रिवाज पर, परंपरा पर ये अधिकार आश्रित हैं। तमाम अधिकार ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से माने जाते हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, उनकी जो कस्टम्स हैं, उनके जो रीति रिवाज हैं, उनको ही कानून का दर्जा दे दिया गया। बर्क इसके समर्थक हैं, लेकिन इसमें कमियां ये हैं, इसको तमाम आधुनिक विचारकों ने स्वीकार नहीं किया। तमाम ऐसी परंपराएं होती हैं जो अमानवीय हैं, अंधविश्वासों पर आधारित हैं, अतार्किक हैं, समाज में अव्यवस्था पैदा करती हैं। जैसे सती प्रथा, मेडिवल पीरियड में था कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो ये मान्यता रूढ़ हुई, ये परंपरा हुई, उनकी विवाहिता को उनके साथ सती हो जाना चाहिए, और सती माता का मंदिर लोग बनवाकर महिमा मंडित करने लगे, जो अमानवीय है। किसी व्यक्ति को जिंदा जला देना, जो मर गया वो तो मर गया, लेकिन किसी व्यक्ति को जिंदा ही उसके साथ जला देना कितना अमानवीय, कितना क्रूरता थी। तो ये तो अब मानवाधिकार या इलीगल मान लिया गया। सती प्रथा, छुआछूत, भारतीय समाज में एक परंपरा आई कि छुआछूत को मान्यता प्राप्त हो गई। कुछ जाति विशेष के लोगों को छूने से पाप लगता है, ये भी अंधविश्वास था जो कुपरंपराओं पर, गलत परंपराओं पर आधारित था। इसी प्रकार से बहुपत्नी प्रथा, एक आदमी कई पत्नियां रख सकता था, एक महिला के कई पति हो सकते थे। बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, आज ऐसी परंपराएं थीं जो आज एक सभ्य समाज के द्वारा, विधिक समाज के द्वारा मानी नहीं जाती है। इसलिए हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ या कल्चरल थ्योरी ऑफ राइट्स, ये कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं, कुछ स्वस्थ परंपराएं होती हैं, उसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये सिद्धांत बहुत लोकप्रिय बात नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त एक सिद्धांत आया जिसका समर्थक हेराल्ड लास्की है। इसका सिंथेसिस ऑफ, मतलब उदारवादी, सिंथेसिस ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्टिक वैल्यूज, उदारवादी और समाजवादी मूल्यों का संश्लेषण करके, समन्वय करके एक लोकतांत्रिक समाजवाद के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास किया गया। हेराल्ड लास्की ने राजनैतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल दिया, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा एक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता के कंसेप्ट से विकसित हुए हैं। हमें वोट देने का अधिकार है, मताधिकार है, अपनी बात को कहने का यानी अभिव्यक्ति का अधिकार है, चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। ये सारे अधिकार हमारे लोकतांत्रिक हैं। लेकिन जब तक समता का अधिकार न मिले, सामाजिक विषमता को दूर न किया जाए, ऊंच नीच के भेद को दूर न किया जाए, लिंग भेद को न दूर किया जाए, क्षेत्रीय भेद को न दूर किया जाए, यानी कलर, कास्ट, क्रीड, कास्ट, रिलीजन, क्षेत्र आदि विभिन्न विषमताओं को जब तक दूर न किया जाए और लोगों को आर्थिक दृष्टि से उनकी मिनिमम नीड्स को, न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकार न मिले, तब तक स्वतंत्रता का अधिकार अधूरा अधिकार रह जाएगा। इसलिए लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी को, समता के साथ, स्वतंत्रता के साथ साथ समता को मनुष्य के एक अति आवश्यक अधिकार के रूप में हेराल्ड लास्की ने शामिल किया। और इसी क्रम में वो रोजगार और शिक्षा के अधिकार को भी मानते हैं। स्वास्थ्य,
शिक्षा, रोजगार, ये एक प्रकार से अर्थ से जुड़े हुए हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, मनुष्य के धन और दौलत से जुड़े हुए हैं, संपत्ति का अधिकार। तो इन अधिकारों के बिना स्वतंत्रता का अधिकार इनकम्प्लीट रह जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के कुछ विचारकों ने अधिकारों के नैतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मॉरल थ्योरी ऑफ राइट्स, जिसमें प्रमुख नाम है टी.एच. ग्रीन का, कांट का। टी.एच. ग्रीन की परंपरा में तमाम लोग हैं, लेकिन अब नाम उनका ले रहे हैं, ज़्यादा लंबी बहस की यहाँ पर न आवश्यकता है न उसकी संभव ही है। टी.एच. ग्रीन ने कहा कि नैतिक अधिकार, हमारे अधिकार जो हैं मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, वो नैतिक अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार नैतिक मूल्यों पर आधारित हैं। और कांट ने यह कहा अपनी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में कि मनुष्य के अंतर में निहित जो मनुष्यता है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन डिग्निटी जो है, मनुष्य की जो गरिमा है, उसको सदैव साध्य रूप में, आदर्श के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें न तो किसी का शोषण करना चाहिए, न किसी के द्वारा शोषित होना चाहिए। जब हम अपने को किसी के स्वार्थ का साधन बनाते हैं तो ये अनैतिक है, अमानवीय है। इसी प्रकार जब हम किसी का साधन बनते हैं तो भी अनैतिक है। यानी अपने में और लोगों के व्यक्तित्व में, अन्य लोगों के व्यक्तित्व में अंतर्निहित जो ह्यूमन डिग्निटी है, मनुष्य की जो गरिमा है, गौरव है, आत्मसम्मान है, उसको कभी भी साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये मानव गरिमा के विरुद्ध है, ये मानवाधिकार के अधिकारों के विरुद्ध है, अनैतिक है। और ये दार्शनिक ग्रीन कांट मानते हैं कि हमारे जो नैतिक अधिकार हैं वो किसी राज्य की कृपा पर निर्भर नहीं, बल्कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही राज्य की जरूरत है। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ही स्टेट की आवश्यकता है। इसलिए हमारे नैतिक अधिकार जो हैं वो नैतिक है, और नैतिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए ही राज्यों की को वैधता प्राप्त होती है। वैलिडिटी ऑफ स्टेट किस लिए? राज्य की क्या जरूरत है? अगर हमारी सुरक्षा नहीं है, जीवन की सुरक्षा नहीं है, संपत्ति की सुरक्षा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो राज्य की जरूरत क्या है? तो अराजकता हो जाएगी। इसलिए ये अधिकार, मनुष्य के जो अधिकार दिए गए हैं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, ये राज्य को वैलिडिटी प्राप्त कर, लीगल वैलिडिटी टू स्टेट फॉर स्टेट। ये हमने सामान्य बातें चर्चा किया कि अधिकारों का कैसे, मानवाधिकार तो अभी नहीं आए हैं, ये तो शुरू से ही अधिकारों की परिचर्चा चलती रही। अब मानवाधिकारों का एक, आज तो बड़ा आसान लगता है अधिकार मिल गए, लेकिन ये अधिकार एक बहुत लंबी यात्रा पर, एक संघर्ष की लंबी कहानी है इन अधिकारों की। एक बहुत लंबी, हजारों साल की संघर्ष के बाद आज मानवाधिकारों का स्वरूप हमारे सामने आया है। इसमें मानवाधिकारों की दिशा में जो प्रथम चरण आता है, इसका नाम प्रायः कानून के, राजनीति शास्त्र के और प्रायः सभी विद्यार्थी, प्रबुद्ध लोग परिचित होंगे। मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी में आया। मैग्ना कार्टा मनुष्य के अधिकारों की दिशा में प्रथम चरण माना जाता है। जॉन किंग पर यह आरोप लगाया गया कि वह विभिन्न वर्गों के अधिकारों का हनन करते हैं। उस समय सरकारें ऐसी थीं कि जिसको चाहे जेल में बंद कर दें, जिसको चाहे मृत्युदंड दे दें, राजा की आज्ञा पर निर्भर जिसको चाहे देश से निकाला कर दें। तो इन अधिकारों पर वहाँ उस समय के जनप्रतिनिधियों ने, खासतौर से इंग्लैंड में जनप्रतिनिधियों ने यह अधिनियम पारित किया कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और द लैंड ऑफ लॉ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अनुमति के बिना, अनुमोदन के बिना, या वहाँ का जो लैंड ऑफ लॉ है, वहाँ के कोर्ट के आदेश के बिना
किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता है और किसी को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो साधारण नागरिक हो चाहे वो अपराधी हो। तो मानवाधिकारों की दिशा में फर्स्ट स्टेप माना जाता है। उसके बाद में 1679 ईस्वी में 1679 में आया हाइबियस कार्पस, जो आज भारतीय संविधान दिया गया है, जिसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। हाइबियस कार्पस में किसी व्यक्ति को बंदी अगर बनाया गया है तो बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए हुए हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत हाइबियस कार्पस राज्य के निरंकुश होकर दंड देने के कानून से बचाने के लिए आया, अधिकार से बचाने के लिए आया। और उसके 10 वर्ष बाद 1689 में इसको रिप्लेस करके एक कानून लाया गया, बिल ऑफ राइट्स, 1689 में, जिसका उद्देश्य आपराधिक आरोपों वाले बंदी व्यक्तियों को कुछ लाभ पहुंचाना था, उनको टॉर्चर न किया जाए। ऐसा न हो कि जेल में उनको हत्या कर दी जाए, उनकी पुलिस कस्टडी में उनकी हत्या कर दी जाए। ये सब बहुत ही अमानवीय हैं। इन सबको ये इंग्लैंड में, यूरोप में, मध्य यूरोप उस दौरान पश्चिम में बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था लोगों को। इस कारण से क्रमशः एक संघर्ष के बाद जनप्रतिनिधियों ने इन कानूनों को यहाँ तक लाए। और इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण अब तक का जो है वो है फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 1789। 1789 में आर्थिक सामाजिक न्याय लोगों को मिल सके, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी के साथ साथ लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके, इसलिए फ्रांस में एक वैचारिक क्रांति हुई और जिसके प्रवर्तक विचारकों में माना जाता है रूसो और वाल्टेयर को। एक व्यंग कहा जाता है, उस समय फ्रांस की, वहाँ पर लोगों को खाद्यान्न का संकट पड़ा, फ्रांस में अकाल पड़ा, लोगों को खाने के लिए ब्रेड नहीं मिल रही थी। तो फ्रांस की रानी का एक व्यंग कहा जाता है, उन्होंने कहा अगर ब्रेड नहीं मिल रही है तो केक क्यों नहीं खाती हो? अगर आपको ब्रेड नसीब नहीं मिल रही है तो केक क्यों नहीं खाती हो? कहने का भाव वैसे ही है, अगर आप किसी को साधारण रोटी नहीं मिल रही है तो मालपुआ क्यों नहीं खाती हो? तो ये शो करता है कि उस समय की राज्य व्यवस्था को आम जनता की दुख दर्द का कोई ज्ञान नहीं था। तो लोगों को शोषण से, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए फ्रांस में एक वैचारिक क्रांति हुई और रूसो और वाल्टेयर इसके प्रवर्तक थे विचारधारा के लेवल पर। और उन्होंने ये कहा कि असमानता, मानवाधिकारों का हनन और भ्रष्टाचार को दूर किए हुए बिना नागरिकों को, मनुष्यों को सही अर्थों में आज़ादी या लिबर्टी, स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति में द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की जो बात की गई, यही कहा गया कि असमानता, सामाजिक अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये मनुष्य की, नागरिकों की स्वतंत्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसे कहा जाता है, ये मानवाधिकारों का एक माइलस्टोन है। मानवाधिकारों की दिशा के विकास में फ्रांस की क्रांति मील का एक पत्थर है। तो इस प्रकार से मानवाधिकार आज के ये पृष्ठभूमि है। मानवाधिकारों का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे। अभी हम चर्चा कर रहे थे, 2 विश्व युद्ध हुए। 2 विश्व युद्धों के बीच में एक विचारधारा आई जिसमें यह देखा गया, अगर सबसे अधिक उपेक्षित कोई चीज है तो मनुष्य का अस्तित्व है। 2 विचारधाराओं की, 2 राजाओं की, 2 प्रधानमंत्रियों की लड़ाई में, युद्ध में हजारों सैनिक, लाखों सैनिक मौत की घाट उतार दिए जा रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं था। ये युद्ध
सबसे ज़्यादा क्षति अगर पहुंचाते हैं तो अहंकार की टकराव के कारण निर्दोष सैनिकों को मरवाते हैं, उनके परिवार को बेघर बनाते हैं। और आपने सुना होगा पॉलिटिकल थाट के लोग भी, फिलासफी के लोग भी, एक विचारधारा आई एग्जिस्टेंशलिज्म, अस्तित्ववाद। अनेक अस्तित्ववादी में ज्यां पॉल सार्त्र का नाम सबसे मतलब कंटेम्पोररी फिलासफी मशहूर है। उसने कहा कि स्वतंत्रता सबसे प्रमुख मूल्य है और कहा मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है। तो सबसे बड़ा महत्व दिया गया प्रामाणिक अस्तित्व। जिसका जीवन स्वतंत्र नहीं है, जिसका जीवन सुरक्षित नहीं है, उसका कोई प्रामाणिक अस्तित्व नहीं है। इसी दृष्टि से कहा कि मनुष्य पशु पक्षी और जड़ वस्तुओं से अलग हैसियत रखता है, अलग अस्तित्व रखता है। मनुष्य अपने भविष्य का, अपने सारतत्व का निर्माण स्वयं करता है। इसलिए सार्थ ने कहा मनुष्य स्वतंत्र है और स्वतंत्रता ही मनुष्य का अस्तित्व है। जो स्वतंत्र नहीं है उसका कोई प्रामाणिक जीवन है, पशुवत जीवन है। तो ये भी मानवाधिकारों का की पुष्टि करता है विचारधारा। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। आज मैंने केवल इस वीडियो में इतनी चर्चा किया है कि मानवाधिकार की विचारधारा दार्शनिकों और पॉलिटिकल थिंकर्स, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स, समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री, दर्शन शास्त्री विचारकों के बीच में कैसे बीज रूप में शुरू से निहित थी और उसका क्रमशः विकास होता गया है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में भी हमने चर्चा किया था कि यहूदियों पर बहुत बड़ा अत्याचार हुआ और नाजियों ने किया। ये कहा जाता है कि अनेक यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके खिलाफ अपराध किया गया। इसलिए न्यूरमबर्ग ट्रायल केस 1946 में चलाया गया अपराधियों के खिलाफ जो युद्ध में अपराध किए थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के अनेक उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य भी था कि मानवाधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। ये मानवाधिकार देश की सीमाओं से परे हुए, किसी राष्ट्र की सीमाओं में बंदी नहीं। चाहे आप स्वदेशी हों चाहे विदेशी हों, अपराधी हों आतंकवादी हों, लेकिन अगर मनुष्य हैं तो ये अधिकार सहज भाव से आपको मिले हैं। ये हर एक नागरिक को, चाहे वो हमारे देश का हो चाहे देश के बाहर का हो, इन अधिकारों का बोध, इन अधिकारों के प्रति जागरूकता अवश्य होनी चाहिए। इसलिए 10 दिसंबर को हर वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर 1948 को इन मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। तो आज हम अपनी बात को इनका परिचय देते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे सार्वभौम मानवाधिकार क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनका महत्व क्या है। यहीं से अपनी वाणी विराम देते हैं और नए वर्ष में आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। ठीक है ना, नहीं लंबा होगा, ये भी 25 मिनट का होगा। 2 मिनट तो बचे ही हो गया, 25 मिनट 19